गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 21 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव पे इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक करते हैं। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को जरूर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दुनिया के लिए मिसाल 100 करोड़ टीके भारत लगा चुका है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह है, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है आपसे कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब किया गया था, तो 16 जनवरी को किया गया था। 16 जनवरी को हमारे यहाँ हमारे देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया गया था। यहाँ पे दिया हुआ, बस इसको याद रख लेना, एक फैक्ट याद रख लेना, वनडे एग्जाम में, प्रीलिम्स वगैरह में आपको काम दे सकता है। देश का भरोसा हुआ कायम, रुक सकता है भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई का एक सम्मेलन हो रहा है, और ये सम्मेलन हो रहा है आपको गुजरात के केवड़िया में। सीवीसी और सीबीआई का सम्मेलन हो रहा है, और उस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ बातें कही। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट ये संस्था, दोनों ही संस्था, चाहे वो सीवीसी हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो या सीबीआई हो, ये दोनों ही संस्था से कई बार क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हर जगह पूछे गए हैं। सीबीआई का डिस्कस हमने कई बार किया है, आज मैं आपके साथ सीवीसी का डिस्कस करूंगा। सीवीसी मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में भ्रष्टाचार निरोध की एक प्रमुख संस्था है, यानी भ्रष्टाचार को रोकने की एक प्रमुख संस्था है सीवीसी। सतर्कता के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देने, मार्गदर्शन देने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति के आधार पर इस संस्था का निर्माण किया गया था फरवरी 1964 में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, के संथानम समिति बनी थी 1963 में, और ये भ्रष्टाचार निवारण समिति थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समिति बनी थी, सरकार ने बनाया था के संथानम समिति, और इसी समिति के सिफारिश पे फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया। 2003 में आयोग को वैधानिक दर्जा देते हुए संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब सीवीसी की स्थापना हुई थी तो सीवीसी ना तो कोई संवैधानिक संस्था थी और ना ही कोई सांविधिक संस्था थी। इसी तरह से वर्तमान में अगर आप देखोगे सीबीआई जो है ना तो कोई संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है, लेकिन सीवीसी को सांविधिक संस्था 2003 में बना दिया गया। संसद के एक एक्ट के माध्यम से संसद में कुछ कानून पारित करके सीवीसी के लिए एक स्पेशल एक्ट बना करके इसको सांविधिक संस्था बना दिया गया 2003 में। और लगातार मांग होती है कि सीबीआई को भी सांविधिक संस्था बनाया जाए, सीबीआई को भी संसद के किसी एक्ट के माध्यम से, यानी सीबीआई के पास एक स्पेशल पावर होना चाहिए, एक स्पेशल सीबीआई के लिए अलग से एक्ट होना चाहिए। ये लगातार जब सीबीआई की हम बात करते हैं, सीबीआई में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सीबीआई में सुधार की बात करते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे कि सीबीआई के लिए एक अलग से एक्ट होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। जबकि सीवीसी भी ना तो संवैधानिक संस्था थी और ना ही सांविधिक संस्था थी, लेकिन 2003 में सीवीसी को संसद के द्वारा एक एक्ट बना करके, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बना करके इसे सांविधिक संस्था या वैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें कहा गया है कि एक इसका अध्यक्ष होगा और मैक्सिमम इसके 2 सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके एक भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसके 2 सदस्य हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अब इसकी नियुक्ति की जो समिति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ये नियुक्ति करती हैं। उस समिति में पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। ये तीनों मिलकर के चुनाव करते हैं किसी व्यक्ति का, जिसे चुना जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में।
केवल दो आधार पर राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है। एक तो हटा सकता है कदाचार के आधार पे, यानी कदाचार कोई किया है। दूसरा है असमर्थता के आधार पे भी हटा सकता है, यानी काम नहीं करने की स्थिति में भी हटा सकता है। तो कदाचार और असमर्थता के आधार पे राष्ट्रपति सीवीसी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया, बताया। बाकी इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में आपको डिटेल से मिल जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। अगेन एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग खुद से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मुझे दिखा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ने में लगा मुझे, तो इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लेना। निकाह एक अनुबंध या हिंदू विवाह की तरह संस्कार नहीं है, ये कहना है कर्नाटका हाई कोर्ट का। देखो, हवा की गुणवत्ता हुई दिल्ली में खराब, ये तो हम लोग जान रहे हैं। जब भी हवा की दिल्ली में गुणवत्ता खराब होती है, दो तीन संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपके लिए एनजीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और चूंकि यहाँ पे डिस्कस किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो आज हम इसी संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीबीसी यानी सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीपीसीबी एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना किया गया था जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। तो कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान की स्थापना वायु प्रदूषण अधिनियम के द्वारा किया गया, ऐसा नहीं है। इसकी स्थापना किया गया है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले में केंद्र सरकार को सलाह देने का बेसिकली काम करती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। या जल और वायु प्रदूषण से संबंधित आंकड़ा एकत्रित करती है, संग्रह करती है, और वायु प्रदूषण को प्रभावी बनाने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए उपाय देती है या काम करती है बेसिकली। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि सीपीसीबी की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। बौद्ध धर्म से जुड़े देशों के साथ रिश्ते को नया आयाम देगा कुशीनगर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत कल कर दिया गया और 12 देश के वहाँ पे राजनयिक मौजूद रहे हैं। और साथ ही साथ ये अगर आप दिखोगे तस्वीर में तो ये आपको श्रीलंका के युवा मामले के मंत्री हैं नमल राजपक्षे। 12 देशों के जो राजनयिक रहे हैं जापान, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, कोरिया, नेपाल, सिंगापुर के राजनयिक वहाँ पे मौजूद रहे हैं। और सभी ने कहा है कि कुशीनगर, चूँकि कुशीनगर वह जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे कंडीशन में ये जगह पे जो बौद्ध भिक्षुक है या बौद्ध को मानने वाले जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, ये देश के लोग बौद्ध को मानते हैं, ये वहाँ पे आना चाहते हैं। और कुशीनगर बनने से डायरेक्टली इस देश के लोग वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं, यानी कुशीनगर की यात्रा कर सकते हैं। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ना, चूँकि इसको लेकर के एक एडिटोरियल नीचे भी दिया गया, मैं वहाँ डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसको आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। देखो, इसका टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रत्येक दिन इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ प्रत्येक दिन मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो, आयुष्मान भारत जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके सीईओ हैं आरएस शर्मा। इन्होंने कहा है कि अब सभी अनाथ बच्चों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। चीन सीमा पे भारत ने सजाया मोर्चा, अरुणाचल में विमान वेधी तोप की तैनाती किया है।
भारत में नए मामले में 18% कमी आई है, WHO का कहना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वन टाइम एक बार देख सकते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। ये डाटा काफ़ी मुझे देख के काफ़ी हैरानी हुई कि भारत ने कच्चे तेल के आयात में जो चालू वित्त वर्ष है उसकी पहली तिमाही कब से कब होता है? पहली तिमाही शुरुआत होता है 1 अप्रैल से शुरुआत होता है। अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना जो होता है पहली तिमाही होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक की जो टाइम होता है इसको पहली तिमाही कहते हैं। पहली तिमाही में 24 अरब डॉलर का तेल सिर्फ मंगाया विदेश से। आप सोचो कितना फॉरेक्स रिजर्व भारत विदेश जाता है, कितना तेल हम लोग खरीद करते हैं। तो 24 अरब डॉलर का तेल मंगाया सिर्फ एक तिमाही में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है यह। 24 बिलियन डॉलर अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो आप 7500 करोड़ रुपए को गुना कर दो 2400, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा 7500 करोड़ रुपीज़। इसको 24 से गुना करो, इतना अमाउंट हो जाएगा इंडियन करेंसी में, इतना करोड़ हो जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और भारत में पिछले वर्ष इसी तिमाही में 8 अरब डॉलर का आयात किया था तेल का। इस साल हमने इसका तिगुना यानी 24 अरब डॉलर का तेल का आयात किया। इसलिए अभी ज़रूरत है इस बात की कि भारत को तेल के सेक्टर में, और काफ़ी पहले से आवश्यकता है कि तेल के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए था। पहले भारत के पास तेल की कमी है तो ऐसे कंडीशन में ऑल्टरनेटिव एनर्जी की खोज पहले से किया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 इस कमी को पूरा करने में सक्षम होगा या सहयोगी होगा, भविष्य में होगा, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले किया जाना चाहिए था। 4 वर्ष में तैयार हो जाएंगे 32 औद्योगिक पार्क। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, प्लग एंड प्ले। आपको पता है प्लग एंड प्ले क्या होता है? प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है कि आप आइए उतरिए काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब सरकार वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखेगी। वहाँ पे मान लेते हैं कि पूरा पार्क डेवलप होगा, वहाँ पे सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, वहाँ पे बिल्डिंगें बनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे उतरना है, आना है और यहाँ पे काम शुरू कर देना। तो इसी को कहा गया प्लग एंड प्ले मॉडल। यानी जो नई कंपनी आएगी इंडिया में, जो औद्योगिक पार्क लगाएगी, उस कंपनी को अब कुछ करना नहीं है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, उसे बिल्डिंग्स बनाना नहीं है, उसको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, बस वो आ करके काम स्टार्ट कर दे। इसी को कहा गया प्लग एंड प्ले मॉडल। टैक्स कटौती के लिए टेस्ला पीएमओ से संपर्क। देखो टेस्ला कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, और टेस्ला कंपनी की जो ऑनर है काफ़ी विजनरी पर्सन है एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के ओनर है, और टेस्ला कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगाने से पहले सरकार के साथ नेगोशिएशन कर रही है कि हमें टैक्स में रिबेट दीजिए। अगर नेक्स्ट को भी एक बार देख सकते हैं। देखो आज 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा कि आज से 2-3 दिन पहले भरत झुनझुनवाला का मैं एडिटोरियल डिस्कस किया था, जहां पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ चर्चा किया था कि कोयले का विकल्प किस तरह से सरकार त्याग करे, साथ ही साथ किस तरह से तेल जो है, तेल पे निर्भरता हम किस तरह से कम करें। तो ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, आज मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लेना, इसका डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एडिटोरियल है पश्चिमी एशिया की समीकरण को लेकर के। ये एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्री गए हुए हैं इजराइल, और इजराइल जाने के बाद उन्होंने नए क्वाड ग्रुप की स्थापना कर दी है। न्यू क्वाड ग्रुप फॉर्म हो चुका है। पहले जो क्वाड ग्रुप था उसमें 4 देश थे। 4 देश में इंडिया था, यूएसए था, जापान था और श्रीलंका था। जापान और ऑस्ट्रेलिया था। 4 देश था, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड ग्रुप में भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं, साथ ही साथ 2 देश हैं पश्चिमी एशिया के, एक तो हैं यूएई और दूसरा है इजराइल। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? कल ही मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाया था, बताया था कि एक कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन के आधार पर कहा, या एक रिसर्च में कहा गया है कि भारत, यूएई और इजराइल अगर तीनों मिल जाते हैं तो 110 बिलियन डॉलर का व्यापार इन तीनों के मध्य हो सकता है प्रति वर्ष।
2030 तक। तो आखिर नए क्वाड ग्रुप की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्वाड 2 की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास क्वाड है? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है कि ये जो नया क्वाड बना है ये पश्चिमी एशिया की रणनीति को देखते हुए बना। पश्चिमी एशिया यानी भूमध्य सागर के आसपास के देशों को देखते हुए, पश्चिमी एशिया के देशों को देखते हुए ये नया क्वाड ग्रुप की स्थापना किया। उसका सबसे पहला रीजन जो बताया राइटर ने, वो कहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान के कब्जा हो गया। तालिबान के जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया, वैसे कंडीशन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से तालिबान का समर्थन करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है आपको तुर्की। तो वैसे कंडीशन में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, क्षेत्रीय स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए हमें क्वाड 2 की आवश्यकता थी, पहला रीजन। दूसरा रीजन बताया राइटर ने कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच मतभेद। अब देखो, तुर्की और सऊदी अरब के बीच मतभेद, भले ही नए क्वाड ग्रुप में भले ही तुर्की ना हो, सऊदी अरब ना हो, लेकिन जहाँ भी यूएई है, यूएई को एक तरह से कह सकते हो यूएई और सऊदी अरब लगभग साथ काम करते हैं, सभी इशू पे दोनों मिल के काम करते हैं। यूएई को एक तरह से आप सऊदी का रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हो। तो यूएई पूरी तरह से सऊदी के साथ मिल के काम करता है। तो तुर्की का अगर सऊदी के साथ मतभेद है तो तुर्की का यूएई के साथ भी मतभेद है, यूएई के साथ भी मतभेद है। अब देखो, तुर्की का यूएई के साथ मतभेद है, तुर्की का पाकिस्तान के साथ रिलेशन है अच्छा, तुर्की के साथ भारत के साथ भी मतभेद है तुर्की का। जब दो दुश्मन होते हैं, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं, तो तुर्की का दुश्मन कौन है? यूएई है, सऊदी है, और तुर्की का दुश्मन आपको इंडिया भी है। तो ऐसे कंडीशन में ये संगठन की आवश्यकता थी कि हम तुर्की को किस तरह से सेपरेट करें, राइट, तुर्की को अलग थलग करें, इसके लिए भी हमें इस संगठन की आवश्यकता थी। और इसको आप दूसरे तौर पे देख सकते हो कि भूमध्य सागर क्षेत्र में राजनीतिक विवाद जिस तरह से उभरा है, कई सारे देश ऐसा है भूमध्य सागर में, इस न्यूज़ में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे साइप्रस एक देश है, जैसे ग्रीस एक देश है, ग्रीस हो गया यहाँ पे, उसके बाद साइप्रस हो गया, उसका तुर्की के साथ लगातार विवाद चल रहा था और इन देशों को भारत इग्नोर करता था पहले। लेकिन अब भारत ने क्या किया है, भारत के विदेश मंत्री इधर साइप्रस की यात्रा पे भी गए हैं और इधर ग्रीस की यात्रा पे गए हैं, और ग्रीस भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बनने में हामी भर दिया। तो इस तरह से वैसे देश जो तुर्की के अगेंस्ट हैं, उससे भारत अपनी रिलेशन मजबूत कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी हमें नए क्वाड ग्रुप की आवश्यकता है। तो बेसिकली 4 या 5 पॉइंट राइटर के द्वारा बोला गया है कि नए क्वाड ग्रुप की रिलेवेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं और इसको जरूर एक बार पढ़ लेना। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ छोड़ेगी नौकरी, लौटेगी हार्वर्ड, राइट, एक बार देख सकते हैं। अफगानिस्तान में आतंकवादियों से पड़ोसी देशों को खतरा, देखो मॉस्को में बैठक हो रही है, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है, एक बार इसको भी देख सकते हैं। ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताया था कि भारत एक वार्ता आयोजित करने वाला है नवंबर 2021 में। भारत अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के एक वार्ता आयोजित करेगा, वह वार्ता आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिलीवेंस होगा। देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। सीपीसी पे भारत जता रहा था आपत्ति, तभी मायके हुआ खराब। देखो, एक मीटिंग चल रही थी यूनाइटेड नेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहा था चीन। भारत सीपीईसी पे आपत्ति भारत जता रहा था, उसी समय भारत का माइक खराब हो गया। सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन जो ग्वादर तक अपना सड़क बना रहा है, चीन से लेकर के ग्वादर तक जो सड़क बना रहा है उसी को सीपीसी कहा गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और भारत आपत्ति क्यों जता रहा था? क्योंकि सीपेक गुजरता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। हमारा कहना है, भारत सरकार का ऑफिशियल कहना है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का कश्मीर पे, राइट। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वैसे कंडीशन में वहाँ से सीपेक गुजरता है, इसलिए हम इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। और भारत जैसे ही आपत्ति दर्ज करना शुरू किया, भारत का माइक खराब कर दिया, राइट।
तो ये भी काफ़ी मैं इंटरेस्टिंग देखा हूँ और पहली बार मैं इस तरह का न्यूज़ देख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीपेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको जरूर आप लोग देखो। कृषि एआई से बढ़ेगी कृषि उपज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई सारे यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे यूज है, लेकिन कृषि में इसका यूज हो सकता है, उसको लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। चलो इतना ही न्यूज़ था जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मैंने उसके साथ आपके साथ डिस्कस किया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन मैं अपलोड कर देता हूँ, और जो न्यूज़ मैं हाईलाइट करता हूँ, जैसे मान लो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया, तो इसको जरूर एक बार देख लें। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जरूर आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।